जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग इस बार 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहे हैं, जो आपको इस बार के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पेपर में एकदम हूबहू यही क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा। इसे अगर याद कर लेते हैं तो 10 नंबर यहाँ से आपका फिक्स हो जाएगा। ये 100% गारंटी है मेरा, ठीक है। तो वीडियो को नज़रअंदाज मत करना, अंत तक देखना और एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से आप लोग याद करना, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर आपका क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है, तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, चिंता मत करना, आपके पास ऑप्शन रहेगा और ऑप्शन देखेंगे तो आप आसानी से आंसर बता देंगे। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? तो 2 होती है। जबकि अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा। तो देखिए, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है। जब काल्पनिक बनेगा तो वो सीधा भी बनेगा, और काल्पनिक को हम लोग दूसरा नाम भी दे सकते हैं, आभासी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को, आभासी एवं सीधा। तो क्या आपका आंसर सही हो जाएगा? बी नंबर। वेरी गुड, आंसर आपका बी ही नंबर सही होगा, क्योंकि आभासी जब आपका काल्पनिक भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर सही होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आँख व्यवहार होता है। ये जो हमारा आँख होता है वो किस तरह व्यवहार करता है? तो हमारे आँखों में उत्तल लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस लगा होता है, यानी कि हमारी आँख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। इसलिए हम आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। जबकि अगला क्वेश्चन है 4 नंबर मेरे प्यारे मित्रों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर याद रखना, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। और इस पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो आप सभी बच्चों आंसर देना कि एक साधारण प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। ये आपके एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। तो हम इसका आंसर देंगे कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 नंबर, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आम नेत्र के द्वारा। आम नेत्र के द्वारा ही रेटिना पर किसी भी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आप लोग समझ सकते हो कि आपके मनुष्य में हमेशा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ही बनता है। रेटिना को दूसरा नाम देते हैं दृष्टिपटल, यानी कि दृष्टिपटल पर ही मतलब कि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बनता है, और वहाँ पर बनता है तो उल्टा तो वास्तविक बनता है। और वो किसके द्वारा बनता है? तो एक आम नेत्र के द्वारा ही बनता है, ठीक है, आम नेत्र के लेंस के द्वारा बनता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट से 100 वाट, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध का सूत्र आप लोग R बराबर V अपन I भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको V का मान दिया और P का मान दिया है, दोनों का मान आपको दिया, V और P का मान दिया गया। तो V और P के मान से आप लोग I का मान निकाल लीजिएगा। जब I का मान निकल जाएगा तो यहाँ पर I का मान रख दीजिएगा। आप आसानी से आप इसका मान निकाल सकते हैं, किसका? तो R का मान निकाल सकते हैं। R का मान निकालिएगा तो 484 ओम मिलेगा। क्या मिलेगा? 484 ओम मिलेगा। इसको सोल्यूशन करके मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे लड़के हैं जिनका मैथ कमजोर है, संस्कृत कमजोर है, बाकी बहुत ऐसे विषय हैं जो कमजोर हैं, और बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो नहीं बन पाते हैं। तो मैं उन्हीं विद्यार्थियों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ, ताकि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कुछ हमसे पूछ सके, जिसका सोल्यूशन मैं आपको दे सकूँ, ठीक है। तो मैं टारगेट बनाया हूँ कि हर विद्यार्थी का 400 प्लस नंबर आए, ठीक है। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे मित्रों, विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखिए, एमीटर को विद्युत परिपथ में सीरीज में जोड़ा जाता है, और सीरीज को हिंदी में हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं। श्रेणी क्रम को इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं। और पार्श्ववद का दूसरा नाम भी होता है समांतर क्रम, और समांतर क्रम यानी कि पार्श्ववद को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं। तो हम लोग पैरेलल इससे नहीं जोड़ेंगे, बल्कि सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है।
अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 नंबर। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 9 नंबर की विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो आपको बी नंबर में दिया गया ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं कल शाम को आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था 10, जिसमें विद्युत मोटर क्या है आपको बताया था। तो मैंने बोला था कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखे तथा कपड़ा धोने का मशीन इत्यादि में किया जाता है। ये सब मैंने आपको बताया था ताकि आप अच्छे से लिख सको बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको लोगों को टारगेट दिया हूँ कि मैं डेली शाम 8 बजे से सब्जेक्टिव क्वेश्चन 10-10 कराऊंगा और शाम 6:30 बजे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। यानी कि डेली अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन 10-10 कराते हैं तो 30 दिन में समझ लो कि 300 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी होगा, वो भी बिना रटे के, वो समझ कर हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो यही टारगेट मेरा है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत फ्यूज बचाता है, विद्युत फ्यूज जो है वो बचाता है। तो देखिए मेरे प्यार मित्रों, विद्युत फ्यूज अतिभारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, लघुपतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा लोग ये तो डी नंबर वाला आंसर तो होगा नहीं, ए बी सी में से कोई एक आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बताना लायक है, कम से कम एक भी तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। तो प्लीज़ आप इसका आंसर हमको कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब ये 11 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। देखिए प्यारे मित्रों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? जनित्र के नाम से बोलते हैं। आंसर क्या होगा? जनित्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 नंबर। ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो आप लोग देख सकते हैं, हम अपने सूर्य भगवान को मानते हैं, यानी कि सूर्य यानी कि सन को मानते हैं, यानी कि सूर्य को मानते हैं, क्योंकि यही सूर्य जो है वो ऊर्जा के सभी रूपों में अकेले हैं, यानी कि इनके जैसा ज़्यादा एनर्जी देने वाला कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा इनके पास एनर्जी है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। देखिए पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कम से कम क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 से ज़्यादा कम देगा तो टिक मत लगाइएगा, 15 पर ही आप लोग एक्यूरेट टिक लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए ये 14 नंबर क्वेश्चन से आप चाहेंगे तो 2 नंबर और 1 नंबर 3 नंबर कन्फर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना 14 नंबर कभी कभी 2 नंबर में भी सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। पहले तो क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब 2 भागों में बटा है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया है, निर्माण किया, तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया हुआ? तो मैं तो सिंपल में बता दूंगा, अपघटन यानी कि वियोजन अभिक्रिया है। बट यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली बात यह है कि कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो अपघटन अभिक्रिया का आप लोग परिभाषा ऐसे ही लिखिएगा, जब कोई अकेले पदार्थ संयोग करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट अकेले है जो अभिक्रिया किया, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2 नए तत्वों का निर्माण किया, 2 नए यौगिकों का निर्माण किया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग अपघटन बोलेंगे। लेकिन संयोजन भी आता है, तो संयोजन का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। संयोजन में होता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक अकेले नए यौगिकों का निर्माण करता है तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपका संयोजन वाला हो गया, बट यहाँ पर इसका रियली आंसर होगा सी नंबर 14 नंबर क्वेश्चन का। और अंतिम क्वेश्चन बताने से पहले देख लो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं तो है जो वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही को फायदा होगा, आप ही बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। मैं दूसरों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको डेली ऐसे ही हर सब्जेक्ट का मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि केवल आपको साइंस का ही बताऊंगा, मैथ का भी बताऊंगा, संस्कृत, व्याकरण, हिंदी, सब चीज़ का मैं आपको बताऊंगा। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सभी बच्चे याद रखना, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बहुत लोग इसका आंसर ए भी बताएंगे कि उपचयन होगा, लेकिन उपचयन कब होगा? जब कहेगा कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है तो आप लोग बताना कि उपचयन अभिक्रिया, बट यहाँ पर इसका आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, सब लोग इसको याद कर लो अच्छे से। ठीक है, अब हमको बताओ कमेंट करके कितने से विद्यार्थी जो पूरा क्वेश्चन याद है, कितने से विद्यार्थियों को पूरा क्वेश्चन याद था और कितने विद्यार्थियों को 10 क्वेश्चन याद था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वाले वीडियो में, बहुत ही जल्द लाइव मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेंगे हम लोग करने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।